देखिए, पिछले 7 साल से महंगाई को लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ है। केवल डीजल आंदोलन नहीं हुआ, पेट्रोल इसका नहीं मतलब ये तो नहीं, नहीं इसका है मतलब नहीं कि कि मार्केट वो किसी को मसला बंद कर नहीं दिया है। हमने। किसने मना किया है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो संगठन में ही आजीवन रहा और संगठन की चीज़ों को समझता है, संगठन पे जिसका जोर रहता है, वो इस तरीके से पॉलिटिकल पीआर के प्रैक्टिस को किस तरीके से देखता है? देखिए, मैं राजनीति नहीं करता तो राजनीति के बारे में सोचता नहीं था, ना चर्चा करता था। जब से राजनीति में आया हूँ, मैं राजनीति ही करता हूँ 24 घंटा। और तो इसे इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि केंद्र सरकार इतनी कमजोर है कि ये सारी चीज़ें एक राज्य में फल फूल रही हैं? नहीं, केंद्र सरकार की एक सीमा है ना। पुलिस बल यहाँ की सरकार के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। जैसे जो भी हो रहा है यहाँ गतिविधि, केंद्रीय संस्था अगर उनको पकड़ रहा है टेररिस्ट को, इन्फॉर्मेशन उनको देने से उनको वहाँ पहुँचा देते हैं, उनको सेफगार्ड देते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए पश्चिम बंगाल खड़गपुर से, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। सर, आप एक परिवर्तन की बात कह रहे हैं। परिवर्तन, इससे पहले भी 10 साल पहले एक परिवर्तन की बात हुई जिससे होते हुए ममता बनर्जी आई इस प्रदेश की सत्ता में। आपके परिवर्तन में ऐसा क्या नया होगा बंगाल के लिए? देखिए, परिवर्तन मतलब केवल मात्र सत्ता परिवर्तन और पार्टी झंडा मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं है। समाज में परिवर्तन दिखना चाहिए। लोगों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए। जो बंगाल कभी सबसे आगे था देश में, स्वतंत्रता के बाद वो पीछे ही पीछे चला गया। जीडीपी में हम 24% अपना कंट्रीब्यूशन होता था बंगाल का। अभी सीपीएम ने उसको 15% लाया, टीएमसी ने उसको 7 के नीचे ले गया। ये जो डिटोरेशन हो रहा है इसको बंद करना चाहिए। और परिवर्तन तो ये होना चाहिए कि लोगों को लगे कि होना चाहिए। सामान्यतः विकास की जो एक माना जाता है पैरामीटर की खाद्य, वस्त्र, वासस्थान, शिक्षा और चिकित्सा, इस मामले में परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग हर दिन जिसको फेस करते हैं, भोजन मिलना चाहिए लोगों को, मगर जो आप खाद्य रहने की के लिए बात जगह, कर रहे हैं, रहने के लिए जगह, चिकित्सा, शिक्षा, ये सामान्य चीज़ सभ्य जगत में चाहिए, उसका पूरा होना चाहिए। वो कितना हुआ नहीं हुआ उसी का आधार पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ भी वही चर्चा हो रही है। देश भर में तो आपकी ही सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। क्या वाकई शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई पर कंट्रोल जैसी बातें हो रही हैं? देखिए, पिछले 7 साल से महंगाई को लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ है। केवल डीजल आंदोलन नहीं हुआ, पेट्रोल इसका नहीं मतलब ये तो नहीं, इसका नहीं है मतलब नहीं कि कि मार्केट वो किसी को मसला बंद कर नहीं दिया है। हमने। किसने मना किया है? जैसे आंदोलन होता है, अब एक किसान आंदोलन हो रहा है, जी। एक जाति आधारित राजनीति हो गया है और किसी एक धर्म आधारित हो गया है। अगर किसान का प्रॉब्लम है तो पूरा देश में होना चाहिए। वहाँ अगर कोई नहीं रोका तो यहाँ भी नहीं रोकते लोग। इसका मतलब ये इशू नहीं है, नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। इसी प्रकार डीजल पेट्रोल का इशू रहता है, गैस का, ये जो कि सीधा सीधा सरकार के हाथ में नहीं है। अभी गैस का 190 रुपये कम कर दिया, कोई उसका चर्चा नहीं किया। और 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया होता तो बहुत चिल्लाते थे लोग। इसलिए ये कोई इशू नहीं है। आज लोग इस दृष्टि से खुश है। ये बात सही है कि जिस गति से तरक्की होना चाहिए लोगों को लग रहा है, उस गति से शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन जो कानून व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है, जिस प्रदेश का आप प्रश्न उठा रहे हैं, वहाँ 5 साल, 2 साल, 10 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में तुलना करिए, तब पता चलेगा परिवर्तन हुआ कि नहीं है। तो यहाँ की, जैसे कि केंद्र सरकार इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं, यहाँ की सरकार लागू नहीं हो देती है। आप एक शौचालय के लिए 1,000 रुपये पहले दो उनको, फिर 10,000 का आपको 9,000 मिलेगा। यहाँ आवास योजना के लिए पहले 20,000, 25,000 रुपये भरो, फिर 2.5 लाख रुपया का प्रश्न उठेगा। तो विकास कैसे होगा? अगर ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरेगा प्रकल्प, योजनाएं, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ की सरकार नहीं चाहती है। किसान सम्मान निधि नहीं दिया गया, अब आयुष्मान योजना का 5 लाख गरीब लोगों को नहीं मिला है, तो वहाँ की जो योजना है उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित कराएंगे आप लोग? बिल्कुल, ये तो करना ही है। इसके आगे भी हम क्या करेंगे, जो बात नहीं हो पाई है, इतने साल से लोग वंचित रहे, वो हमने संकल्प पत्र में दिया है। कई लोगों को लग रहा है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी मिला नहीं, कुछ यहाँ हुआ नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी बात लग रहा है। यूपी में अगर हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मगर केंद्र के लेवल पर भी मोदी जी जब 14 के चुनाव में आ रहे थे, 19 के चुनाव तक 15 लाख की बात कही थी, मगर वो तो आया नहीं कभी। मोदी जी कभी किसी को नहीं बोला तुमको 15 लाख दे देंगे। उनका कहना था विदेश में जितना धन चला गया है, अगर वापिस आता है तो एक एक व्यक्ति का ऊपर 15 लाख आया तो नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ आया है। लेकिन जो देश में धन रखा हुआ है उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था हमारा कि वो वापसी करें या तो तथ्य दे। उसको करने में तो 5 साल बीत गया, लेकिन वो प्रोसेस में है। और यहाँ की सरकार जिनके पैसा है वो भरपूर प्रयास किया है वो एग्रीमेंट ना हो, वो धन ना आए, लेकिन सरकार अड़िग है। बहुत सारा मामला है, हर स्तर में परिवर्तन करना है। कुछ हुआ है, कुछ होने वाला है, उसी दिशा में जा रहे हैं, तो लोगों का भरोसा जीता है हमने, विश्वास जीता है। तो अभी तो 17 करोड़ से 24 करोड़ तक वोट पहुंचा है हमारा। बंगाल में जितने सीमित समय में हम घूमे हैं,
इसमें एक बातचीत निकल कर के आई कि यहाँ एक क्लब कल्चर है। पहले वो सीपीएम का क्लब था, धीरे धीरे वो टीएमसी का क्लब हो गया और वो जो गुंडागर्दी वाला पूरा कॉन्सेप्ट था वो ट्रांसफ़र हो गया। क्या वो क्लब, आप लोग जब शासन में आते हैं तो वो क्लब कल्चर बंद होगा? देखिए, क्लब कल्चर खराब ऐसा नहीं, ये ब्रिटिशों का देन है। ब्रिटिश यहाँ रहा, उनको लोगों ने अनुकरण किया, लेकिन क्लब में भी बहुत अच्छा काम होता है। सोशल सर्विस होता है, यहाँ मेडिकल कैंप चलता है, वहाँ ट्यूटोरियल क्लासेस चलता है फ्री में गरीब लोगों के लिए, बहुत अच्छा काम होता है। बहुत क्लब ऐसा करते हैं, लेकिन पॉलिटिकलाइज किया है। पॉलिटिकलाइज करने के बाद उसको राजनीतिकरण होने के बाद वो क्लब में सारा घटिया चीज़ आ गया, उसको पैसा दे दिया। अब ममता बनर्जी ने 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, क्या होगा? मौज मस्ती, खाना पीना, फुर्ती होगा, क्योंकि उनको वोट मिलेगा इसे आशा से। वोट मिलता नहीं है तो फिर हमको 18 सीट नहीं मिलती। लेकिन ये जो हर चीज़ को राजनीति के साथ जोड़ने का प्रयास हो रही है, सीपीएम ने शुरू किया था, उसी का और ख़राब स्थिति में पहुंच गया। अभी इसका परिवर्तन होना चाहिए। कोई चीज़ में अगर अच्छी चीज़ है उसको बंद क्यों करना? अब देखिए, नरेगा का काम, वो मिड डे मील वाला हो, मान लो उसमें करप्शन होता है, लेकिन बहुत गरीब लोगों को सहायता होती है। सरकार ने थिंकिंग किया, उसको परिशुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको चालू रखे हैं। और इस प्रकार चीज़ों को बंद नहीं होनी चाहिए। क्लब कल्चर जिस उद्देश्य से हुआ था, अच्छी बात के लिए, खेल कूद विकास के लिए, वो होना चाहिए, उसको सही दिशा में चलाना चाहिए। आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आप लोग घोषित नहीं कर रहे हैं, क्यों? अगर है तो कौन है वो? तो 2 महीने के बाद घोषणा कर देंगे जो पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक जैसे आप, ये स्ट्रैटेजी नहीं है आप लोगों की, जब आप प्रधानमंत्री पद का दावेदार आपके पास सबसे मजबूत होता है तो तमाम कोलिशन से आप पूछते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। जब आपके पास कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ऐसा सच नहीं होता तो आप चुनाव से पूर्व इस बात को घोषित नहीं करते? एक तो यहाँ कोई इस प्रकार अलायंस नहीं है, किसी को पूछे। हमारे पार्टी, हमारे वर्कर और पब्लिक है, जनता, वो हमको भाजपा को मानते हैं। भाजपा का विचारधारा, भाजपा का नेतृत्व, उनका 7 साल का उपलब्धि देश में, इसका आधार पर पार्टी को वोट करता है। हर प्रदेश में ऐसा होता है और जीतने के बाद फिर हम नेता तय करते हैं। मोदी जी के बात ऐसा कई बार बोलते हैं लोग, मोदी जी को भी हमने प्राइम मिनिस्टर घोषणा नहीं किया था। पहले कुंभ मेला में साधु संत ने बोला मोदी लाओ देश बचाओ, उन्होंने स्लोगन दिया। फिर जितने कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि आदि इंडस्ट्रियलिस्ट बोलने लगे मोदी ने करके दिखाया है, उनको चाहिए। किया गया ना, यहाँ जरूरत पड़ने से प्लान करेंगे हम, लेकिन लोगों ने बोलना शुरू किया। हम प्लान करें, लोग मान लेंगे, इतना बेवकूफ़ नहीं है लोग। जो मन में होता है लोग बोल देते हैं, हम उसको मान लेते हैं। इसलिए उनको चेयरमैन बनाया था इलेक्शन कमेटी के। तो मुझे नहीं लगता, या तो दूसरे प्रदेश में भी जहाँ जीता है जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ भी नहीं पड़ेगी। लोगों को बीजेपी पर भरोसा आ गया है, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। दिलीप घोष को जो लोग भी जानते हैं, आरएसएस को जो लोग भी जानते हैं, आरएसएस संगठन पर जोर देती है, दिलीप घोष भी संगठन पर जोर देते हैं। यहाँ एक और चीज़ आ रही है राजनीति में और उसका फ़ायदा आप लोगों ने भी अपने पक्ष में लिया। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पीआर का काम करते हैं। आप उनकी पूरी भूमिका को और जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर उनका एक स्टेटमेंट आया, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हर पार्टी अपने ढंग से जीतने का प्रयास करता है। इस प्रकार संस्थाओं को किराए में लेते हैं। कोई बोलता है कि 500 करोड़ दिया, 800 करोड़ दिया, 400 करोड़ दिया, जो भी दिया, ममता बनर्जी दिया, उनको लगा कि जीत जाएंगे। लेकिन हमारे पार्टी भी कई बार ऐसे संस्थाओं को साथ लेती है जो सर्वे करके हमको सजेशन देती है। ये कोई गलत बात नहीं, एक सिस्टम बन गया है। लेकिन इस प्रकार व्यक्ति आके वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, तब हमारा इधर से भी रिएक्शन होता है। नहीं तो हमें कोई अंतर नहीं है। निर्णय तो समाज को लेना है, यहाँ के 7 करोड़ वोटर को लेना है, हम उसी को एड्रेस करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके जैसा पॉलिटिकल वर्कर जो संगठन में ही आजीवन रहा और संगठन की चीज़ों को समझता है, संगठन पे जिसका जोर रहता है, वो इस तरीके से पॉलिटिकल पीआर के प्रैक्टिस को किस तरीके से देखता है? देखिए, मैं राजनीति नहीं करता तो राजनीति के बारे में सोचता नहीं था, ना चर्चा करता था। जब से राजनीति में आया हूँ, मैं राजनीति ही करता हूँ 24 घंटा, और कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये प्रायोरिटी है। पहले पॉलिटिकल चेंज होना चाहिए बंगाल में, बाकी सब चेंज हो जाएगा। इसलिए सर्वोपरि, क्योंकि यहाँ राजनीति हर जगह, हर स्थिर स्तर पर, हर क्षेत्र में परिवार तक राजनीति पहुँच जाता है। शादी ब्याह श्राद्ध तक राजनीतिक आधार पर होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि राजनीतिक परिवर्तन नहीं होगा तो ना हम काम कर पाएंगे, ना कोई दूसरा काम संगठन का हो पाएगा। इसलिए राजनीतिक परिवर्तन की हम लड़ाई कर रहे हैं, और जिस ढंग से करना चाहिए मुझे लगा, मैं उसी प्रकार प्रयास किया। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ दिए, आज पब्लिक हमारे साथ है, तो परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा विश्वास लोगों को हो रहा है और हो के रहेगा। आपने हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट दिया है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री को लेकर के, जिस तरीके से उनको चोट लगी और वो प्लास्टर दिखा रहे हैं, उसको लेकर के जो आपने बयान दिया है बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा है। बात सही है, कई बार ऐसा होता है, जो बंगाल की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, दूसरे जगह से देखते हैं, उनको थोड़ा समस्या लगता है। लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री, एक तो उनकी भाषा छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री हमारे नड्डा जी के बारे में जो शब्द प्रयोग करते हैं, अब महिला है इसलिए कुछ भी बोलेगी, हम नहीं मानते हैं इसको।
हमारी बंगाल की कल्चर कृष्टि उन पर आधारित है। लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी व्यवहार को देखते हैं, भाषाओं को देखते हैं। इसलिए जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, चोट लगा दुख की बात है, हम बोले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको लेकर आंदोलन करते हैं, चोट तो ठीक नहीं होता है। फिर कभी प्लास्टर लगाओ, फिर कभी स्केप बैंडेज लगाओ, और पैर उठा उठा कर दिखाना लोगों को, साड़ी के अंदर से पैर दिखाना, ये कोई सभ्यता है? ये शालीनता है क्या? मैंने उसका प्रतिवाद किया। मैंने इसीलिए बोला अगर पैर ही दिखाना है तो साड़ी क्यों पहन रहे हो। गृह मंत्री का एक स्टेटमेंट आया था, संभवतः भाषण से ही निकल करके आया था, कि यहाँ जिले जिले में बम के कारखाने हैं। गृह मंत्री का इस तरीके का स्टेटमेंट देना किसी राज्य को लेकर, उनको पूरा मालूम है, इसीलिए हम भी बोलते हैं हर जिला में टेररिस्ट, केवल बंगाल में जिला जिला में टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यह सक्रिय है, और बम का बंदूक का कारखाना मिल रहा है, हर जिला में बम ब्लास्ट हो रहा है। और बांग्लादेश के साथ यहाँ बंगाल की जो 1000 किलोमीटर लगभग का बाढ़ नहीं है, उसमें से घुसपैठिया टेररिस्ट आना जाना कर रहे हैं, जानबूझ कर उसको खोल के रखा गया है राजनीतिक लाभ के लिए। इसलिए बंगाल की सुरक्षा के साथ साथ देश का सुरक्षा खतरे में है। तो इसे इस तरीके से क्यों ना देखा जाए कि केंद्र सरकार इतनी कमजोर है कि ये सारी चीज़ें एक राज्य में फल फूल रही हैं? नहीं, केंद्र सरकार की एक सीमा है ना, पुलिस बल यहाँ की सरकार के हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। जैसे जो भी हो रहा है यहाँ गतिविधि, केंद्रीय संस्था आकर उनको पकड़ रहा है, टेररिस्ट को इन्फॉर्मेशन उनको देने से उनको वहाँ पहुँचा देते हैं, उनको सेफगार्ड देते हैं। ये मुश्किल है, इसलिए यहाँ हमारी सरकार हो जाएगी, इसका समाधान हो जाएगा। ये रथ जिसमें एक तरीके से आप बैठे हैं, एसी से लेकर के तमाम तरह की चीज़ें लगी, यूपी 32 का नंबर है, योगी जी ने भेजा है? योगी जी नहीं है, मैंने खुद वहाँ बना करके गुड़गांव से बना कर लाया इसको, क्योंकि इस प्रकार ये गाड़ी यहाँ बनता रहे बंगाल में, और सच में इस प्रकार गाड़ी का कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, यूज भी नहीं किया है। क्योंकि मैं दिन भर प्रचार में रहता हूँ, इसी में आपको इंटरव्यू देता हूँ यहीं पर, बाकी विश्राम भी हो जाता है, खाने की व्यवस्था कहीं हो जाता है चलते चलते, क्योंकि 1 से 3-4 सभा मैं करता हूँ। मुझे लगा इस प्रकार गाड़ी चाहिए। इसका ऊपर छत जो है वो एक बनी बनाई मंच है, रोड शो होता है तो अपने नेता वहीं पर चढ़ जाते हैं और रोड शो शुरू हो जाता है। जब हम आपसे हिंदी में बात कर रहे हैं, मैंने इंटरव्यू से पहले भी कहा था, आपकी हिंदी देख करके लगता है कि आप क्या हिंदी भाषी इलाकों में रहे हैं? आपने कहा कि नहीं, मगर आपको भोजपुरी भी बोलनी आती है। भोजपुरी कितना बोले आवेला? अब देखो मौका मिली तो बोला जाए। हम यहाँ जो गांव वाले हैं, बिहार यूपी के लोग, उनके साथ रहकर थोड़ी सी भोजपुरी सीखी है। बगल में उड़ीसा है तो उड़िया भी सीखे हैं थोड़ा सा। बाकी अंडमान निकोबार में रहे तो तेलुगु तमिल भी थोड़ा बहुत सीख गए। लोगों को परिवार में जाते थे, बातचीत करते थे, खाते पीते थे, तो भाषा तो ऐसे ही सीखा जाता है। और हमारे यहाँ जो मेरी मातृभाषा वो दूसरा भाषा है। और ये खड़गपुर में जहाँ बैठे हैं हम, और हम कि MLA रहे हैं, अभी MP हैं, यहाँ भी 4, 5, 7 प्रकार की भाषा चलती है। तो अगर इच्छा हो सीखने का तो सीखा जाता है। यहाँ बहुत बड़ी खटीक समाज हमारे हैं जो हमारे साथ हैं, तो उनके परिवार में जब जाते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, माताएं भोजपुरी बोलती हैं, तो सीख भी जाते हैं। थोड़ा भोजपुरी में बोलने से उनको खुशी भी होती है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।